हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर मिलते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर प्रियम्बल प्रस्तावना, जिसका एक वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, या पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बेसिक चीज बता दिया गया है कि क्या है हमारा प्रियम्बल, कहां से लिया गया है, उसकी भाषा कहां से लिया गया है, न्याय कहां से लिया गया है, स्वतंत्रता कहां से लिया गया है, किन किन शब्दों को हमारे प्रियम्बल में रखा गया है, ये सारा चीज वहां बता दिया गया। आज का जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना के विषय में, कि प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ये पॉइंट पहले वीडियो में मैंने छोड़ दिया था। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका विधिक स्वरूप क्या है। क्या प्रस्तावना जो है वो हमारे प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विधिक स्वरूप क्या है। तो देखिए, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो हमारे फंडामेंटल यानी मूल अधिकार का जब भी कोई हनन होगा, या तो स्टेट करे, या तो राज्य विधानसभा करे, या फिर कोई भी जो स्टेट है वो अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, तो उसकी गारंटी कौन लेता है? न्यायपालिका लेता है, यानी सुप्रीम कोर्ट लेता है और हाई कोर्ट लेता है। तो क्या प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्या प्रस्तावना में लिखी गई बातों को अगर राज्य विधानमंडल या कोई चीज नहीं मानता है, तो क्या न्यायालय में उसको चुनौती दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते हैं। कि यह कैसा है? अपरिवर्तनीय है, यानी न्यायालय द्वारा इसको संरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि फंडामेंटल राइट्स, एफआर मतलब है फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार, यानी मौलिक अधिकार हमारा क्या है? परिवर्तनीय है, यानी इसको संरक्षण मिलेगा। यानी हमारे मूल अधिकार का अगर हनन होता है तो उसको संरक्षण मिलेगा। और संरक्षण कौन लोग देंगे? दो लोग देंगे। एक तो देगा एससी यानी सुप्रीम कोर्ट, और एक देगा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो देता है आर्टिकल 32 के अनुसार देता है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स में 12 से 35 के बीच में आर्टिकल 32 लिखा गया है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का नाम दिया है उसको, आर्टिकल 32 को, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर हमारे 12 से 35 के बीच में हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, चाहे वो सरकार करे, चाहे विधानसभा करे, या विधानमंडल करे, या कोई स्टेट करे, तो उसको हम लोग, सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी लेता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 के तहत हम आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे। यानी न्यायालय द्वारा उसको क्या रहेगा? संरक्षण प्राप्त है, यानी वो परिवर्तनीय है। दूसरा, न्यायालय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण का क्या है? अधिकार दिया गया है। अच्छा, और कहा गया है आर्टिकल 32 क्लास 3 जहां पे आर्टिकल लिखा हो और बगल में एक और हो ABCD करके, तो उसको क्लास बोला जाता है। तो 32 क्लास 3 में यह बोला गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बना के अधीनस्थ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय मतलब एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय यानी हाई कोर्ट के नीचे जो अदालत है, यानी जिला कोर्ट को भी यह अधिकार है संसद को कि वो कानून बना के अधीनस्थ न्यायालय को भी फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण का अधिकार दे सकता है। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा, क्या DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है? यानी नीति निर्देशक तत्व में जो हमारी चीजों राज्य को बताया गया कि आपको ये करना है, अगर राज्य नहीं करता है तो क्या न्यायालय उस पर कार्रवाई करेगा? तो नहीं करेगा। ये भी कैसा है? अपरिवर्तनीय है, ये न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो दिया गया है, क्या यह न्यायालय द्वारा जो है कि संरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इन DPSP, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में ये हमारे न्यायालय द्वारा संरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में हमको क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। दूसरा चीज, प्रस्तावना क्या संशोधनीय है? अब इस पे विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूं अपरिवर्तनीय है, ठीक है, और यहाँ पर संशोधनीय है कि नहीं है, यानी प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो पहली बार प्रस्तावना को लेकर विवाद आया था बेरूबारी केस 1960 ईस्वी में। यह केस आया था, और इस केस में यह माना गया कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। इस पे तर्क क्या दिया न्यायालय ने? तर्क दिया कि अगर कोई किताब है और उसका पहला जो चैप्टर का जो नाम लिखा रहता है, इंडेक्स रहता है,
अगर उसको निकाल दिया जाए उस पन्ने को, तो हमारे किताब पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर संविधान के प्रियम्बल को हटा दिया जाता है, संविधान का भाग नहीं माना जाता है, तो हमारे संविधान पे कोई भी इसका फर्क या प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये संविधान का जब भाग ही नहीं है तो संविधान का भाग रहेगा तब ना आप संशोधन करेंगे आर्टिकल 368 के तहत। तो ये भाग ही नहीं रहा, तो इसमें ये कहा गया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कैसा है? असंशोधनीय। कैसा है? असंशोधनीय। फिर एक मामला आया केशवानंद भारती केस। यह केशवानंद भारती केस था तो बहुत छोटा मोटा केस था, लेकिन इस केस ने हमारे प्रस्तावना को इतना मजबूत बना दिया कि आज हमारा प्रस्तावना जो है वो हमारा मूल ढांचा घोषित हो गया। कुछ शब्दों को मूल ढांचा बना दिया गया है। क्या होता है आगे समझते हैं। यह केस आया था 1973 ईस्वी में, केशवानंद भारती केस आया था। इसमें कहा गया कि यह संविधान का भाग है, ठीक है, और ये इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहां यह भी कहा गया कि हमारे प्रस्तावना में कुछ शब्दों को मूल ढांचा घोषित किया गया है, यानी मूल ढांचे पर कोई प्रभाव अगर आता है तो न्यायपालिका को यह पावर दिया गया है कि वह ऐसे किसी भी कानून को किसी भी सीमा तक रद्द कर सकती है, या उसे निरस्त कर सकती है, या खारिज कर सकती है हमेशा हमेशा के लिए। तो मूल ढांचा क्या घोषित है? तो देखिए, हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, संप्रभुता, एकता एवं अखंडता, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और गरिमा, यह जो शब्द है यह हमारा संविधान का मूल ढांचा घोषित है। यानी हमारा देश कैसा रहेगा? पंथ निरपेक्ष रहेगा। अगर कोई धार्मिक चीजें अगर आप लाएंगे या धार्मिक राष्ट्र बनाएंगे, नहीं बना सकते, क्योंकि केशवानंद भारती केस में 13 जजों को बैठाया गया था। 13 जजों को बैठाया गया था, और यह मामला जो था ये केरल बनाम मतलब न्यायपालिका के खिलाफ था। एक साधु थे केशवानंद भारती, जो एक धार्मिक चीजों का प्रबंधन कर रहे थे, और उस पर केरल ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि यह जमीन जो है नहीं रहेगा। उन्होंने अपने फंडामेंटल राइट्स को रख के जो है न्यायपालिका में चैलेंज कर दिया, और उस पर इतना बहस हुआ, उसी बहस में ये मूल ढांचा घोषित किया गया। इसके बाद कहा गया कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन कहा गया कि आप साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते हैं, आपको विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा आर्टिकल 368 के तहत, और विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों का समर्थन मिलेगा तभी आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। तो यानी अगर मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? जी नहीं, कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि हमारे प्रस्तावना में इन शब्दों को हमारा क्या कर दिया गया है? मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। अब मूल ढांचा क्या होता है? जैसे आपका घर है तो घर का एक नेव भरा रहता है, और आप कमा लिए तो कहे कि नहीं अब ये दरवाजा तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ऐसे बनाओ, मॉडिफाई करो। तो पिताजी कहेंगे नहीं, देखो तुम कमा लिए हो, सेकंड फ्लोर पे बनाओ, जैसा बनाना है बनाओ, लेकिन हमारा नेव और ये जो मूल ढांचा है, जो ये दरवाजा है, जो गेट है, हमारा जंगला है, कहाँ किचन बनवाए हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार क्या की है, इसको तुम तोड़ नहीं सकते हो। यानी कि संविधान में आप कुछ भी संशोधन कर दीजिए, लेकिन जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर है, जो मूल ढांचा है, उस पे किसी भी प्रकार का अगर प्रभाव पड़ा तो न्यायपालिका को यह शक्ति दिया गया कि वो किसी भी कानून को किसी भी सीमा तक जाके निरस्त कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। तो प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अब ये संशोधन ही हो गया और ये संविधान का भाग भी है, क्योंकि हमारा मूल ढांचा घोषित हो गया, इसको भाग भी माना गया तो भाग हो गया। तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन भी कर सकते हैं। तो मूल ढांचा घोषित हो गया, लेकिन इसमें संशोधन तभी होगा विशेष बहुमत, आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति होगा, समर्थन होगा, तभी आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं, जैसे गणतंत्रात्मक, लोकतंत्र, आपका संप्रभु देश, ये सब क्या है, पंथ निरपेक्षता शब्द क्या है, इसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।